बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैं 9th क्लास के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये बेसिक इसमें डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। चार चीज़ें हैं जिनको हम केमिस्ट्री में की डेफिनेशन में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट कंपोजिशन, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज प्रॉपर्टी एंड फोर्थ वन इज रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो ये चार चीजें जो हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इन जरूरी नहीं कि इसी तरतीब में रखी जाए, आप इसके ऑर्डर को बदल भी सकते हैं। सबसे पहले है कंपोजिशन। कंपोजिशन कौन सी चीजें हैं, कंपोजिशन मीन कि कौन कौन सी चीजें मिलकर किसी कंपाउंड को बनाते हैं, यानी कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिलते हैं और कंपाउंड बनता है। जैसे अगर हम H2O की कंपोजिशन लें तो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन लें तो कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की कंपोजिशन लें C6H12O6 तो इसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की कंपोजिशन लूं H2SO4, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 4 जो है ऑक्सीजन के हैं। तो कंपोजिशन मीन्स विच एलिमेंट टेक पार्ट टू मेक दैट कंपाउंड। सेकंड पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की भी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये बन रहा है, मैं ये पेंटेन इसे बोलते हैं। अब देखें ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हम ये भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है एटम्स के एटम किस एंगल से किस तरतीब से मिलते हैं, तो ये इसको इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ गया प्रॉपर्टीज। तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो चीज की ज़ाहरी प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आगे हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे भी। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल और केमिकल। और सबसे अहम बात वो ये है रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शन मीन कि कुछ चीजें मिलें और कोई चीज बना दे नहीं, जिसकी प्रॉपर्टीज मिलने वाली चीजों से क्या होती है, डिफरेंट। और यही केमिस्ट्री की बुनियाद है, रिएक्शन। तो बहुत सारे रिएक्शन हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है Fe2O3 आयरन है इनटू NH2। ये रस्ट है, एक साल्ट है जिसे जंग बोलते हैं। इसी तरह सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है, पॉइजनस गैस है। जब दोनों मिलते हैं तो बन जाता है NaCl, जिसकी प्रॉपर्टीज मिलने वाली चीज से क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है। इसी तरह आपके सामने वाटर की एग्जांपल है, H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है।
और H2O पानी लिक्विड है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है ये वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली क्या है, डिफरेंट है। तो द स्टडी ऑफ composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry। इन चार चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा वसी है, वास्ट है। तो इसकी आसानी के लिए हमने क्या किया, नॉलेज को बेहतर तरीके से गेन करने के लिए साइंसदानों ने इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी हैं, इसे मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था, केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में सबसे पहले जो है हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कंपोजिशन, नंबर 2 प्रॉपर्टीज, और नंबर 3 चेंजेस इन मैटर। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन के बारे में भी हमने बात की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। इसी तरह अमोनिया की कंपोजिशन क्या है, NH3, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं that are associated with physical state of matter like melting point, boiling point, effect of temperature, hardness, smell, taste, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी और चेंजेस इन मैटर, कोई केमिकल एक्शन मैटर में जो चेंजेस आती हैं उसे, जैसे अभी मैंने एक मिसाल की, रस्टिंग ऑफ आयरन है या सॉल्ट बनता है या वाटर बनता है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन भी क्या है, गैस, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, HCl। तो इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से टोटल क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये 3 चीजों की स्टडी को हम बोलते हैं कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मैटर। तो अब इसका जो नॉलेज इंप्लीमेंट होता है वो इसमें हम स्टडी करते हैं, फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये चीजें जो हैं हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेकंड इसकी जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बेसिकली लिविंग को बोलते हैं। तो पहले जो कंपाउंड लिविंग प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते थे उन्हें, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। इसकी डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे CH4, C6H6, ये बेंजीन है, ये मीथेन गैस है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स है। एंड द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि उन्हीं कंपाउंड में से कोई एटम मूव करता है, कोई नया एटम आ जाता है जिससे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं।
यानी उसी का कंपाउंड होता है थोड़ी सी चेंज के साथ। जैसे ये देखें मीथेन CH4 है, हमने एक H निकाल दिया, उसकी जगह OH लगा दिया। नाउ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल। तो ये इसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। इसी तरह CH4 को आपने क्या किया, CH3 और एक H की जगह लगा दिया Cl, क्लोरोमीथेन। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं। उसके बाद आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो द स्टडी ऑफ अदर देन hydrocarbons and derivatives। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे देखें H2O, यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसी तरह CO2 हाइड्रोकार्बन नहीं है, NH3 हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो HNO3 हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इन कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको हम यूज करते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में और मेटलर्जी में, यानी जमीन से जो मेटल्स निकाली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। सीमेंट, ग्लास, ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ गया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री लिविंग थिंग्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and behavior of chemical compounds found in living organisms is called biochemistry। इन जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोलॉजी क्या है, लिविंग में एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। अब इनमें कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, DNA, तो मुख्तलिफ कंपाउंड जो पाए जाते हैं इनकी स्टडी। और नंबर 2 जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी। अब इंसान जो है वो जब खाना खाता है तो वो डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह वो सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इनकी स्टडी जो है उसे क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो फूड को प्रिजर्व करना, नया फूड तैयार करना, तो ये इससे रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री
जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियस की केमिस्ट्री है, एटम का जो मिडल पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, वो है न्यूक्लियस। तो बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस का जो बिहेवियर है, रेडियो एक्टिविटी, जो इसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, तो इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी और प्रॉपर्टीज। अब न्यूक्लियाई जो है, एटम का जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का जो बिहेवियर है, इसकी स्टडी। और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें एलिमेंट जो है वो खुद ब खुद जो रेज एमिट करते हैं, इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह इसमें प्रोसेस हो रहा है फिशन और फ्यूजन। फिशन में क्या होता है कि एक बड़ा एटम जो है, ये लार्ज एटम जो है, ये टूटता है दो छोटे एटम्स में, इसे फिशन बोलते हैं, और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह दो स्मॉल मिलते हैं और एक बड़ा बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन मैनी यूजफुल पर्पसेस लाइक टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह पैदा करने के लिए। इसी तरह इसकी जो रेडिएशंस हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल होती हैं, रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल हो रही हैं। जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इस तरह बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए, ग्वाइटर है, बोन ग्रोथ है, उसको चेक करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसी से हमारे वेपन बनाए जाते हैं, इसी प्रोसेस से, एटम बम वगैरह। तो ये था न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद आ गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन लार्ज स्केल, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। किसी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ों को तैयार करना, जैसे कोक जो है वो एक इंडस्ट्री में तैयार हो रही है, 70 मोटरसाइकिल जो है होंडा, वो किसी इंडस्ट्री में तैयार हो रही है। इसी तरह कपड़ा किसी इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है। ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये किसी इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है। इस तरह ये फैन है, इसकी मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज हैं, GFC है, लाहौर फैन है। तो इंडस्ट्री में चीज़ों को तैयार करना कमर्शियल स्केल पर, इसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास जो मार्कर है, इसका जो मटेरियल है, ये किसी खेत में नहीं उगा था, इसे केमिस्ट्री वाला ने क्या किया, मुख्तलिफ कंपाउंड को मिलाकर बनाया है। इसी तरह आपकी डेली लाइफ में प्लास्टिक है, स्टील है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी मेडिसिन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे तैयार हो रही हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो हमारा एनवायरमेंट है, उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट हो रहा है
और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं और हम किस तरह एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ये जो मेन चीजें तीन हैं ये हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। बेसिकली एनवायरनमेंट के कंपोनेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैं सिंपल रखूंगा, ऐसे से बायोटिक एंड एबायोटिक भी बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो लिविंग में इंसान है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, वायरस है। और नॉन लिविंग में एयर है, वाटर है, सनलाइट है। तो ये एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं। नंबर दो, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं खास तौर पर, जैसे हमने एनवायरनमेंट का जो पोल्यूट है वो किसी और ने नहीं किया, हमारे अपने हाथों ने किया, हमारी अपनी एक्टिविटीज ने किया हुआ है। आप देख लें जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, बाइक्स बढ़ती जा रही हैं, बसेस बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं। जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो एनवायरनमेंट का जो सत्यानाश हो गया है और एनवायरनमेंट जो है वो इंतहाई बुरी हालत में जा चुका है। ओजोन जो है उसमें सुराख हो चुके हैं और आपको बादल साफ नज़र नहीं आता, सांस लेने का मसला बन चुका है। तो हमें पानी नहीं मिलता, हवा नहीं साफ मिलती, साफ पानी नहीं मिलता। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे अपने क्रिएट किए हुए हैं कि हमने खुद एनवायरनमेंट को क्या किया है, पोल्यूट किया है। तो हम किस तरह जो है एनवायरनमेंट को जो है वो कि कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी चीज़ें जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि स्प्रे के बगैर, खाद के बगैर फसलों को उगाना। इसी तरह अगर हम नेचर की तरफ जब लौट के आएंगे, कुदरत के करीब होंगे, तो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट की पोल्यूशन कम होगी। गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल की जाएं और फैक्ट्रीज जो हैं वो इस तरह बनाई जाएं कि वो पोल्यूशन जो है फ्री हों। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसके बाद लास्ट जो इसकी ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि जिसमें टू एनालाइज द सैंपल, टू एनालाइज द सैंपल। एक सैंपल है, उसे आपने एनालाइज कराना है। उसके लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में नंबर बताया जाता है, भाई इसमें इतने ग्राम इसके हैं, इतने ग्राम इसके हैं, इतने ग्राम इसके हैं। और क्वालिटेटिव से सिंपल आप बता देते हैं कि ये चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। तो एनालाइज, जो सैंपल को एनालाइज किया जाता है, और इसकी आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। जब बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है चीज़ों में, तो ये जज करने के लिए आया वो चीज़ असली है या नहीं है, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। जैसे आजकल दूध को चेक करना तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ है। आप बच्चे केचप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो केचप को चेक करना कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम उसके रूल जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उसको जज करने के लिए भी हम एनालिटिकल मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चीज़ों की वैलिडिटी को भी चेक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो कि आज हमने पढ़ी। इनमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन की और फिर उनकी ब्रांचेस के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमारा
आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जिनका ताल्लुक फिजिकल स्टेट के साथ होता है, ज़ाती हालत के साथ होता है, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये था कि जिनका ताल्लुक फिजिकल स्टेट के साथ है। दूसरा पॉइंट ये इन्हें रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स किया जा सकता है? जैसे आप पानी लेते हैं और उसे किसी बर्तन में डालकर फ्रीजर में रख देते हैं, वो जम जाती है, वो पानी जम के आइस में तब्दील हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वो जो बर्फ है तो वो सॉलिड थी, पानी लिक्विड था, तो एक यानी शेप दूसरी में तब्दील हो गई। अब आप उसी बर्फ को बाहर निकालें और रख दें, वो दोबारा क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो इस तरह इसको हम रिवर्स कर दिया, यानी पानी से बर्फ बनाई और बर्फ से वापस पानी में आ गए। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसके बाद स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी, ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती है केमिकल कंपोजिशन पर। केमिकल कंपोजिशन भाई कौन, जैसे ग्लूकोज की कंपोजिशन क्या है? C6H12O6। तो इस पे ये डिपेंड करती है कौन कौन से एलिमेंट है, कितनी तरतीब में है। इसी तरह C6H6, इसी तरह देखें H2O वाटर है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब जब एटम्स की तादाद बदल जाती है, एंगल बदल जाते हैं, तो उससे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाती है। तो केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं। नंबर 2, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते आसानी से इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे वुड है, वुड से बनती है ऐश, बर्निंग जो है केमिकल प्रोसेस है। अब ऐश से वुड बनाते हैं, बहुत मुश्किल है बनाने के, ये काफी डिफिकल्ट होगा अगर कोई बना भी सका तो। यानी इन प्रॉपर्टीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो बर्निंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एबिलिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की एबिलिटी है, इसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है वो दो तरह की होती है, दो इसकी मेन टाइप्स क्या है? आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की, अब आयनिक कंपाउंड्स की जो वैलेंसी है
वो होती है कि कोई आयनिक कंपाउंड में कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। यानी आयनिक कंपाउंड अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, वो उनकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। जैसे देखें आयनिक कंपाउंड है जी NaCl, तो N में जो है 11 एटॉमिक नंबर है 281। इसी तरह क्लोरीन का 17 287। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है Na+Cl-। तो 1 इसकी वैलेंसी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो 2 हो जाएगी, 3 करेंगे तो 3 हो जाएगी। जितना रिलीज या एब्जॉर्ब करेंगे वो उनकी वैलेंसी कहलाएगी। अगर 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम जो है 12 एटॉमिक नंबर 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो इसकी वैलेंसी क्या रहती है, +2। ठीक। अब कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी क्या होती है। कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी जो है कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स की जो वैलेंसी है वो बराबर होती है कि कितने उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, कितने बॉन्ड बनाए हैं, या कितने हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ ही आपस में वो अटैच है। जैसे देखें ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 4। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसी तरह O के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। क्यों है ऐसा? इसी चीज को वैलेंसी बोलते हैं कि कार्बन की कैपेसिटी 4 एटम्स की, 1 2 3 4, नाइट्रोजन 3 की थी, ऑक्सीजन की 2 की है, HCl, क्लोरीन की 1 की है, यहाँ 1 अटैच है, यहाँ 2 अटैच है, यहाँ 3 अटैच है और यहाँ 4 अटैच है। तो कितने हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी, या वो कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो ये थी वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। उसके बाद आ गया कंपाउंड एंड मिक्सचर। चलिए एलिमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंपाउंड और मिक्सचर एलिमेंट। ये बेस है केमिस्ट्री की एलिमेंट होते हैं, वो चीज जिसमें सेम नंबर ऑफ, जिसमें एक जैसे एटम पाए जाते हैं, सिमिलर एटम पाए जाते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, और जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। सिमिलर एटम और सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम जिस चीज में पाए जाएंगे वो क्या कहलाता है, एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट है, तमाम एटम हाइड्रोजन के होंगे एक जैसे, और इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एक जैसा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। कार्बन एक एलिमेंट है,
में तमाम एटम किसके पाए जाएंगे, कार्बन के, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या आता है 6। हर कार्बन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन जो है एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, यानी हर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 8 होगा। तो इसकी हम कह सकते हैं, इसको आसानी के लिए क्या किया गया, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलाइट्स में तब्दील कर दिया गया। मेटल्स में इसकी टाइप्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो मेटल्स में देख लें, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है। इसी तरह नॉन मेटल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। मेटलाइट्स में जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। यानी जो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो इनके दरमियान रहती हैं। तो एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया, फिर सॉलिड लिक्विड गैस में भी तब्दील कर सकते हैं, इस बेसिस पर भी उनको कर सकते हैं अलग अलग। तो खैर ये मेन इसकी जो थी वो टाइप्स होती हैं। तो उसके बाद है कंपाउंड। जब एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स। जब एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं तो उनके मिलने से बनते हैं कंपाउंड्स। तो केमिकली और फिक्स